सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एम्पेरिकल फार्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला। और आगे बढ़ेंगे इसको हम समझने की कोशिश करेंगे स्टोइकियोमेट्री एंड इसके कैलकुलेशंस, और फिर लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। हो सकता है अगर टाइम बचे तो आगे भी बढ़ने की कोशिश करेंगे, बट लेट्स गेट कम से कम इतना तो करे ही, मुझे लगता है तो एक सेशन बैठने में इतना तो हमें कंप्लीट करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। याद करिए, मैंने आपको बताया था, सॉरी ये चीजें बताई गई हैं। एक लेक्चर ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है, लाइट कटी गई थी तो सेव नहीं हो पाया। खैर, पिछले लेक्चर में मैं बात कर रहा था कि किताब में बोला गया था कि कोई एक कंपाउंड आपको दिया जा रहा है, सब्सटेंस दिया जा रहा है, यहाँ पे ये सब्सटेंस दिया जा रहा है, तो इसमें आप पूछेंगे कि इसका कंस्टिट्यूएंट क्या है या फिर इसका रेशियो क्या है। तो मैंने एक कंडीशन दिया था कि मैं उस कंपाउंड का कंस्टिट्यूएंट ना बता के उनका रेशियो बता दूं। तो वही रेशियो जो होता है, आप जब हर एक एटम के साथ लिखते हैं तो वो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने कह दिया C6H12O6, ठीक है, और मैंने बताया कि ये ना बता के, ठीक, ये ना बता के मैंने कह दिया कि इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और जिनका रेशियो 1:2:1 है। ठीक, अब इस रेशियो के साथ जब ये फॉर्मूला लिख दोगे C1H2O1 या फिर CH2O, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला, जो कि एक सिंपलेस्ट रेशियो शो कर रहा है इन एटम्स का। वेट अ मिनट, सिंपलेस्ट एटम शो कर रहा है। तो अब बात क्या आती है, एक मिनट माइक्रोफोन जरा सही कर। Whereas the molecular formula, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, shows exact number of different atom and types of atom present in a molecule। इस एक मॉलिक्यूल में कितने एटम और कितने डिफरेंट टाइप के एटम, 3 टाइप के एटम मौजूद हैं, ठीक है, और तीनों टाइप के एटम कितने कितने मौजूद हैं, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता रहा है। ठीक है, इफ द मास परसेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज नोन, मतलब कि अगर मास परसेंट आपको पता है, इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला कैन बी डिटरमाइंड। अब इससे आप एम्पेरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन फर्दर बी ऑब्टेन्ड, इससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप फर्दर ऑब्टेन कर सकते हैं फॉर्मूला इफ द मोलर मास इज नोन, मतलब कि इस पूरे कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला प्लस मोलर मास अगर जो आप जान रहे हैं, तब जाके इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का पता आप लगा लेंगे। ठीक है, मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करने के लिए 2 रिक्वायरमेंट है, एक तो मास परसेंट पता हो, एक मोलर मास पता हो, तब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता कर लेंगे। ठीक है, और मोलर मास पता चलेगा तो ये रेशियो पता ही चलेगा। अब ये रेशियो पता चल गया तो इस रेशियो का आप मास निकाल लेंगे, मास भी निकाल सकते हैं, और ये मास निकाल लेंगे। ये एक ट्रिक है, बशर्ते आपको ये स्टेप वाइज बताया भी गया है। अगर ये आपने मास निकाल लिया और सीधे आप कंपेयर कर लिए कि इस मास से कितने गुना ये ज्यादा है, तो आप डायरेक्टली उसका मल्टीप्लीकेशन आप कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। A compound contains this much and this much carbon, chlorine and carbon respectively, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड कार्बन रेस्पेक्टिवली, और इसका मोलर मास आपको दे दिया गया।
कि इतने ग्राम है। ठीक है, व्हाट आर इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो वो दे दिया गया, मास परसेंट दे दिया गया, तो मास परसेंट से आप एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लेंगे। अब देखिए एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये सारे एनोटेटेड हैं ऑलरेडी, जस्ट बिकॉज एक वीडियो बर्बाद हो चुकी है। खैर, फिंगर क्रॉस्ड की ये भी वीडियो चल जाए पूरी। हाँ, सिंस वी आर हैविंग मास परसेंट और हमने मान लिया, हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब ये कंस्टिट्यूएंट दिए रहे ना, तो एक बार तीनों या चारों या जितने भी हो उनको ऐड करके ना ये कंफर्म कर लीजिएगा कि ये पूरे 100 हो रहे हैं कि नहीं। अगर पूरे 100 नहीं होंगे मतलब कि सब्सटेंस इम्प्योर है, उसके लिए कुछ अलग स्ट्रेटजी होगी, बाद में बात किया जाएगा। ठीक है, और इससे परसेंटेज भी चेंज हो जाएगा, आप गलत परसेंटेज निकाल बैठोगे और पता चलेगा कि आपका एम्पेरिकल फार्मूला गलत आया या फिर क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो रहा है। ठीक है, इट इज कन्वीनियंट टू यूज 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड, मतलब कि हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाता है कि अगर हम इसे 100 ग्राम ग्राम मान लेते हैं तो जितना परसेंटेज होगा उतना ही ग्राम हमारा ईच सब्सटेंस हो जाएगा। तो जितना परसेंटेज ये था 4.07%, तो ये 4.07 ग्राम प्रेजेंट होगा 100 ग्राम में। ठीक है ना, परसेंट ही तो है ना। और 24.27 ग्राम कार्बन हो जाएगा और 71.65 ग्राम क्लोरीन हो जाएगा। तो यही इन्होंने बता दिया, पहले स्टेप में कहा कि ऐसे कर लो। फिर कन्वर्ट इनटू द नंबर ऑफ मोल्स ईच एलिमेंट। मैंने शुरुआत के ही लेक्चर्स में बताया था, आई डोंट नो वेदर यू गाइज आर फॉलोइंग दिस और नॉट, बट या इफ you have calculated number of moles, number of moles, अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेट कर लिया तो मोस्ट ऑफ दी ऑलमोस्ट 90% केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब देखिए, अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, ग्राम में वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो ये ग्राम में वेट इतना हो गया क्योंकि आपने परसेंटेज को सीधे ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, उसके मॉलिक्यूलर वेट से पता कर लिया और नंबर ऑफ मोल्स आपके आ गए। तो तीनों एटम्स के या फिर तीनों परसेंटेज को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, आप सीधे देख रहे हैं 4:2:2 का रेशियो आ रहा है लगभग। ठीक है ना, अब इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, कोई एक कोफिशिएंट कॉमन लेके, जो भी नंबर यहां कॉमन आ रहा है। इसका दूसरा भी मेथड है लंबा वाला, बशर्ते आप प्रैक्टिस करोगे, तो मैंने कहा था आपके बार बार प्रैक्टिस करने से आपको ट्रिक मालूम हो जाता है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि देखिए रेशियो दोनों सेम ही आया है, सेम ही आएगा एक्चुअली, तो 2:1:1 आया है। ये कह रहा है कि इन केस ऑफ रेशियो होल नंबर नहीं है, पहला तो इसने कहा है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड कर लें, तो यहां मैंने एक्चुअली किया गया है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें, इस टोटल में स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 2 ही है, तो 2 से डिवाइड कर लिया मैंने, तो ये सिंपल होल नंबर आ गया। कह रहा है कि अगर ये होल नंबर नहीं आते हैं तब आप क्या करें, तो ये कह रहा है कि तब जाके आप किसी स्पेशल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर लें। तो क्यों ना भाई मैं इसी स्टेज पे किसी एक ऐसा ही नंबर को कॉमन लूं जो कि इनको सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट कर दे। मैं एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि मैंने ये सवाल बार बार लगाया है और मैथमेटिक्स में भी आप लोग लगा रहे होंगे, लगाते होंगे। ठीक है, तो ये आप कॉमन ले लोगे और यही जब बार बार करोगे ना, 7-8 बार ये सवाल लगा लोगे ना, तो आपको आदत आ जाएगी कि कौन सा होल नंबर हम ले लें, कॉमन ले लें, जिससे कि ये आ जाए। ठीक है, अब इन केस ऑफ रेशियो तो सुटेबल नंबर से, सुटेबल कोफिशिएंट से आपको मल्टीप्लाई करता है। अब बात आती है राइट डाउन द एम्पेरिकल फॉर्मूला बाय मेंशनिंग द नंबर आफ्टर राइटिंग द सिंबल्स रेस्पेक्टिव एलिमेंट। अब क्या कह रहा है कि जो आपका रेशियो आ गया है ना, उसको उन्हीं सिंपल नंबर्स के साथ लिख दो, CHCl, तो C ये 2 यही है ना, क्लोरीन का 2 है, क्लोरीन का 1 है, हाइड्रोजन का 2 है। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन का यहां 2 होगा, ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, तो हाइड्रोजन का 2 हो गया, क्लोरीन का 1 हो गया, तो इस तरह से कह रहा है लिख लो, तो मतलब कि ये यहां पे इन्होंने लिख लिया। अब दस एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज दिस। ठीक,
इज दिस। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला, अब अगले स्टेज पे आ गया। इतना लंबा नहीं होगा, जब आप 2-4 बार सवाल लगा लोगे ना तो इतना लंबा तो कतई नहीं होगा। आप वहीं से सीधे कैलकुलेट करके देख लोगे कि यार ये परसेंटेज कितने कितने के उससे जुड़े हुए हैं, तो मैं कितने का गुणा कर दूं या कितना कॉमन ले लूं। अभी मैं उसको भी दिखाता हूं। डिटरमाइन एम्पेरिकल फार्मूला मास बाय एडिंग द एटॉमिक मास ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन एम्पेरिकल फार्मूला। डिटरमाइन एम्पेरिकल मास बाय एडिंग द मास। मैंने कहा था ना कि एम्पेरिकल फार्मूला का मास निकाल लो। अब एम्पेरिकल फार्मूला का मास हो जाएगा 12 गुणे कार्बन प्लस 2 गुणे हाइड्रोजन प्लस 1 गुणे क्लोरीन का मास। ठीक है ना। तो ये एक है, इसकी वैल्यू एक है, और सॉरी यहां भी एक ही होगा। इसकी वैल्यू 12 है, इसकी वैल्यू 1 है, और इसकी वैल्यू 35.45 है। ठीक है, 35.5 मान सकते हैं। और टोटल इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला 49.48 ग्राम आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको तुम्हारा जो मोलर मास है उससे डिवाइड कर देना, उसको डिवाइड कर देना है इससे। तो वही चीज बात आ गई कि कितना गुना है उसका। तो जाहिर से बात देख रहे हो, 49 दुना 98 आ जाएगा। तो 2 गुना है मोलर मास, मतलब कि जो आपका एम्पेरिकल फार्मूला है CH2Cl, इसको 2 से गुणा कर देना है इस पूरे को। तो क्या हो जाएगा C2H4Cl2, यही आ जाएगा आपका फार्मूला। क्योंकि 2 गुने का अंतर है भाई आपके रेशियो से, तो 2 गुने का गुणा कर दिया, ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। ठीक है ना। अब एक बार वो शॉर्टकट वाला दिखा रहा हूं, जब ये, हाँ पहले ही शॉर्टकट पे ना कूदिएगा, इस तरह से पूरा लगा के देखिएगा, नहीं तो बाद में भूल जाएगा। अब देखिए, अब यहीं पे देखिए, यहां आपने जब कर लिया था तो इसी को जब आप भाग देते ना, जब इसको मोल में कन्वर्ट कर लिया, हर चीज को मोल में कन्वर्ट कर लिया, तो इसी को आप भाग देते। ठीक है ना। तो सॉरी, 1 मिनट, सॉरी दरवाजे पे कोई आ गया था तो मैं खोलने चला गया था। तो यहां पे आपने एम्पेरिकल फार्मूला तुरंत लिख लिया, एम्पेरिकल फार्मूले का मास निकाल लिया, और आप तुरंत वहीं पे, यही तो बताया हूं, चीजें वही हैं। 49 और 49 टू जा 98। तो इस C1 को 2 गुने से कन्वर्ट कर दो, तो 2 का गुणा इसमें हो गया, 2 का गुना इसमें हो गया, और 2 का गुना इसमें हो गया, यही चीज आ गई। तो इतना ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, स्टैक्योमेट्री एंड स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। सबको बहुत मुश्किल लगता है, बट लेट्स सी व्हाट इज, कितना मजेदार है ये। ठीक है ना। व्हाट शॉर्ट ऑफ एंटरटेनिंग क्वेश्चंस दिस टॉपिक है, और कितना मजा आता है इसे सॉल्व करने में, क्योंकि इसलिए का सवाल है। अब यहाँ भी आपने देखा ना, मैं कहा था ना, बिकॉज सो दैट का सवाल हो गया। क्योंकि सिंपल रेशियो ये है और मॉलिक्यूलर फार्मूला 2 गुना है, तो 2 का इसमें गुणा करेंगे, तो ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। अब आते हैं, द वर्ड स्टाइकियोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज स्टाइकियोन, मीनिंग element, the metron meaning measure. Stoichiometry thus deals with the calculation of masses, sometimes volume also, of the reactants and the product involved in the chemical reaction. ठीक, involved in the chemical reaction. अब एक्चुअली केमिकल रिएक्शन में कहाँ कितना कंपाउंड और कहाँ कितना सब्सटेंस चेंज हो रहा है, उसका कैलकुलेशन करना है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला कहाँ कितना कंपाउंड और कहाँ कितना सब्सटेंस, कंपाउंड और कहाँ कितना सब्सटेंस। तो ये इस वर्ड का अगर जो आप ख्याल रखेंगे तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि यहां नंबर ऑफ मोल्स में ही आप डील करेंगे कभी भी। ठीक है। तो इसके लिए तो ये नंबर ऑफ मोल्स में डील करते हैं, इसके लिए एक और बहुत बढ़िया वो आता है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, ये और आसान कर देता है इसको। बशर्ते ये प्रिपरेशन में मैं बताऊंगा, अगर प्रिपरेशन आपको करना होगा इन चीजों को, इस स्कूलिंग वाले को खत्म कर लूंगा,
टाइम नहीं बर्बाद करना चाहता, स्कूलिंग आप कंप्लीट कर लीजिए, तब तैयारी पे भिड़ते हैं। क्योंकि एक्चुअल प्रॉब्लम जानते हैं क्या है, आपने स्कूल में सही से पढ़ा नहीं। मोस्ट ऑफ द पीपल, मैं उन कुछ बच्चों को इग्नोर कर रहा हूं कि जिन्होंने स्कूल में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, बशर्ते उतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं होती। तो स्कूल में आपने सही से पढ़ा नहीं, और अब आप चाहते हो कि कोचिंग में उन 2 साल का कंडीशन 1 साल में कंप्लीट कर दिया जाए, वही चीज फिर से दोगुने पेस में आपको पढ़ा दिया जाए और आप समझ भी लो। दिस इज नॉट द वे इट वर्क्स। ये इस तरह से काम नहीं करता डियर। आपको समय देना होगा। मैंने उदाहरण दिया है कि आप जिस चीज में जितना टाइम दोगे वो उतना अच्छा रहेगा। कोई बच्चा 2 साल का समय प्रॉपर दे के आ रहा है और आप सोच रहे हो वही चीज 1 साल में पढ़ के दोगे, किसका विजडम ज्यादा अच्छा होगा। फिर से कोई आ गया दरवाजे पे, 1 मिनट। और इसको अगर जो हम नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि बाद में पढ़ेंगे, और अगर आप नंबर ऑफ मोल्स के साथ खेल रहे हो, नंबर्स ऑफ मोल्स के साथ प्ले कर रहे हो, तो आपको यह ध्यान देना होगा कि सबके एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स लिखे हो। एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या है कि वो बैलेंस्ड हो, कि एक्चुअली कितने नंबर ऑफ मोल्स किसके साथ रिएक्ट करेगा। और प्रोडक्ट, ठीक है ना, यहां यही इसकी गड़बड़ी आ जाती है कि आपको रिएक्शन के साथ प्रोडक्ट को भी सही से लिखना होता है, यही इसकी गड़बड़ी है। जबकि आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में इस रिएक्टेंट को देख के ही अपना बता सकते हो कि कितना प्रोडक्ट बन रहा होगा एक्चुअली। you are not you do not need to properly balance this product with the reactant ones, ठीक है। तो अभी हम फॉलो कर रहे हैं इसी मेथड को। तो इससे क्या होगा कि आप केमिकल फॉर्मूला को भी बैलेंस करना सीखोगे। बिफोर अंडरस्टैंडिंग हाउ कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिक्वायर्ड द product produced in the chemical reaction, let us study what information is available from the balanced chemical equation of a given reaction। तो ध्यान रखिएगा, बैलेंस्ड उसने बोल्डली मेंशन किया है। द equation or reaction equation should be balanced properly, okay। Now let us consider the combustion of methane। a balanced equation for this reaction is given below। अब एक मोस्टली आपके साथ कंबस्शन रिएक्शन के साथ ही खेला जाता है कि आपको पता करना है कि कितना कार्बन है कितना वाटर है, वो चीज है। अब ये ध्यान रखिएगा, आई थिंक ट्रिक यही है, या फिर आगे और अच्छे से बता दूंगा। इस ट्रिक को जानिए कि कंबस्शन रिएक्शन कैसे लिखते हैं, ठीक है। जितने आपके पास कार्बन है, कंबस्शन रिएक्शन में यही किया जाता है कि इस कार्बन को पूरे ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है। तो जितने कार्बन है उन टोटल को उतने के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड में लिख दिया जाता है। डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में लिख देंगे आप, ठीक है। जितना कार्बन है, जैसे एक कार्बन था तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब बात ये आती है, फिर जितने ऑक्सीजन बचते हैं, ठीक है, जितने ऑक्सीजन बचते हैं, दो 4 ऑक्सीजन है ना यहां पे, उसका आधा वाटर मॉलिक्यूल गैस के फॉर्म में निकलता है। शायद यही है, हो सकता है, इसीलिए मैं रुका हूं, यही है कि नहीं मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा है, लेकिन बाद में क्लियर हो जाएगा। चलिए एक बार कोशिश करते हैं लगाने की। कोशिश करने में क्या जाता है, वी आर willing to be a proper scientific student, so we need to try at least once। so let's say हमने इथेनॉल को जलाया, combustion reaction of ethanol, OH, and this will give, कितने कार्बन है भाई, 2 कार्बन, 2 CO2 निकल जाएगा, ठीक है। प्लस कितने ऑक्सीजन बचे, ऑक्सीजन OH एक है ना, एक है, तो शायद हाइड्रोजन से इसे काउंट करते हैं, 2 हाइड्रोजन, तो 5 1 6 हाइड्रोजन है, 3H2O।
हाँ, ये 3H2O हो जाएगा, हाइड्रोजन से वो करते हैं। ठीक है, तो इतने कार्बन आप बना दिए, इतने कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिए, और जितना हाइड्रोजन था, क्योंकि आपके पास पहले हाइड्रोजन ही पता रहेगा, कितना ऑक्सीजन आप जला रहे हो ये नहीं पता रहता है, कितना ऑक्सीजन लग गया ये नहीं पता रहता है, तो इतने हाइड्रोजन का आपने वाटर बना दिया। ठीक है, अब 3H2O बच गया, अब बैलेंस कर दो आपने ऑक्सीजन क्यों, क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन यहां प्रचुर मात्रा में है। मैंने कहा था कंबस्शन रिएक्शन कभी भी कराओगे तो टोटली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कराओगे। अब ऑक्सीजन के पास आपको इस रिएक्शन के लिए जितना भी ऑक्सीजन चाहिए आप उतना ऑक्सीजन झोंकोगे। आप एक्चुअली जिस भट्टी में जला रहे हो आपने वो डाला, इथेनॉल डाला, गर्म किया और ऑक्सीजन देते जा रहे हो जब तक कि वो पूरा उड़ नहीं जा रहा है, खत्म नहीं हो जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड बन के। तो अब देखिए 3 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 4 3 7 ऑक्सीजन हो गया, 7 ऑक्सीजन हो गया ना, 2 2 4 3 7 ऑक्सीजन हो गया, और 7 ऑक्सीजन यहाँ पे है और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे है, मतलब कि 6 ऑक्सीजन बचा, 6 ऑक्सीजन बता, तो 3O2 यहाँ पे आप जोड़ दोगे, ये मेथेनॉल का कंबस्शन रिएक्शन हो गया, दैट इज C2H5OH plus 3O2, दिस विल गिव 2CO2 plus 3H2O। इस तरह से आप कंबस्शन रिएक्शन रखोगे। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूं। आप क्या करोगे कंबस्शन रिएक्शन में लिखने के लिए, जितने कार्बन मॉलिक्यूल है उतने आप कार्बन डाइऑक्साइड बना दोगे। ठीक है, जितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैं उसका आधा लेकर आधा लेकर वाटर बना दोगे, इस साइड में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिखोगे और इस साइड का ऑक्सीजन मॉलिक्यूल घटा के उसका जो आधा होगा यहां O2 बना दोगे। बस इतना ही है कंबस्शन रिएक्शन लिखने में। ठीक, हियर मेथेन एंड डाई ऑक्सीजन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। अब बता रहा है कि जो, इसको फिर से मैं रिमूव करता हूं, पता नहीं क्यों इरेजर यार प्रॉब्लम कर रहा है, द हेल, आई कांट दिस थिंग, आई डोंट नो व्हाई दिस थिंग, ऐसा नहीं होता था। इक्वेशन ऑफ गिवन रिएक्शन, हाँ तो हम यहां थे, ये आपका हो जाएगा रिएक्टेंट क्योंकि ये रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ये प्रोडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, here methane and oxygen are called reactant and carbon dioxide and water are produced. Note that all the reactants and product are gases in the above reaction। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ इनके स्टेट भी मेंशन्ड है, तो ये एक गैसियस रिएक्शन हो गया, सारी चीजें गैस के फॉर्म में बन रही है। जला रहे हो भाई, जला रहे हो तो बहुत तेजी से जला रहे हो, बहुत हाई टेम्परेचर पे जला रहे हो, तो वहां लिक्विड का एक्सपेक्टेशन तो ना रखो। ठीक है, दिस हैज बीन इंडिकेटेड बाय गैसेस इन लेटर इन द ब्रैकेट, मतलब कि जो भी आप रिएक्टेंट लिख रहे हैं उनके स्टेट को इस तरह से मेंशन किया जाता है ब्रैकेट में। सिमिलरली इन केस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड, दिस एंड दिस should be written respectively for solids and liquids. The coefficient 2, अब ये बता रहा है कि coefficient 2 for oxygen and hydrogen are called stoichiometric coefficient, मतलब कि जो stoichiometric coefficient है, जो भी कंपाउंड के पहले जो लिखा जाता है, यार ये इरेजर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। खैर चलिए ट्राई करते हैं, देखता हूँ फिर से, कल ही से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है ये। हियर मेथेन एंड डाई ऑक्सीजन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। अच्छा कहाँ पे था यार, भुला देता है। हाँ, तो जो कंपाउंड के पहले जो कोफिशिएंट लिखे जा रहे हैं ना, ये कंपाउंड के पहले जो कोफिशिएंट लिखे जा रहे हैं इन्हें कहते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, सिमिलरली द कोफिशिएंट ऑफ मेथेन एंड ऑक्सीजन इज 1 in each case। ठीक है, समझ में आया। they represent the number of molecules and moles as well taking part in the reaction or formed in a reaction। कहने का मतलब ये है कि ये मॉलिक्यूल्स और मोल्स की बात करते हैं, मॉलिक्यूल्स भी बता सकते हैं, मोल्स में भी काम कर सकते हैं, मतलब कि यहां कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल ऑफ मेथिन
दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाता है। इसी तरह से एक मोल ऑफ मीथेन दो मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक मोल कार्बन मोनोऑक्साइड और दो मोल वाटर बनाता है। ठीक है, इसे आप रिपीट कर सकते हैं वीडियो को बैक करके। ठीक है, thus according to the above chemical reaction 1 mole of this reacts to, वही चीजें यहां पे बता दी गई। अब इसे यहाँ मोल के बाद बना दिया गया, यहाँ मॉलिक्यूल को। अब एक दो चीजें और मेंशन है जहां पे इस बात को मेंशन कर रहा है, यहां पे कहीं वॉल्यूम मेंशन था। हाँ, ये चीज जो मेंशन थी कि यहां पे केवल सॉलिड ही नहीं वॉल्यूम भी आप बता सकते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि 22.7 लीटर जो कि एक मोल में गैसियस सब्सटेंस का वॉल्यूम होगा। ठीक है, एक्चुअल सब्सटेंस की बात हो रही है। 22.7 लीटर मीथेन रिएक्ट करेगा 45.4 लीटर ऑक्सीजन से, तब बनेगा 22.7 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 45.4 लीटर ऑफ वाटर वेपर या वाटर गैस। समझ में आया? फिर से बता देता हूं एक चीज, आप कन्वर्जन याद रखिए। कन्वर्जन मुझे लगता है यहां पे बताया नहीं गया है, मैं बता देता हूं। सो कन्वर्जन इज, एक मोल जो था वो Na पार्टिकल रखता था। Na पार्टिकल का मतलब 6.02 क्रॉस 10 टू द पावर 23। ठीक है, अब बात क्या आती है, एक मोल जो होता है वो एसटीपी पर ये इतने पार्टिकल, अगर जो गैसियस सब्सटेंस है, अगर जो गैसियस सब्सटेंस है तो ये 22.7 लीटर होते हैं। ठीक है, किसी भी गैस का ये एसटीपी पर वॉल्यूम होता है एक मोल गैस का। ठीक है ना, ये समझिएगा, ये भी कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा है। एक बार फिर से मैं बताता हूं कि एक मोल जो सब्सटेंस है अगर वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करें तो जैसे ये पार्टिकल के फॉर्म में दिए थे, ये वॉल्यूम के फॉर्म में दिया गया और 22.7 लीटर होता है, जैसे गैल-लुसेक का गैसियस लॉ, उसके अकॉर्डिंग ये। ठीक है, अब बात आती है कि लास्ट में क्या कह रहा है कि इस मोल को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया है। तो CH4 का क्या होगा, 12 4 16 मॉलिक्यूलर वेट, तो 16 ग्राम जो कि एक मोल हो जाएगा, तो 16 ग्राम रिएक्ट करेगा 32 दूना 64 ग्राम ऑक्सीजन से, 2 मोल, ये 2 मोल हो गया ना, एक मोल का मतलब तो 32 ग्राम है, तो यहां पे रिएक्शन में बताया गया है कि 2 मोल रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ मीथेन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो वही चीज 2 मोल हो गया 64 ग्राम ऑक्सीजन का, तो 44 ग्राम CO2 और 18 ग्राम वाटर बनाएंगे। ठीक है, फ्रॉम दीज रिलेशनशिप्स द गिवन डेटा कैन बी इंटरकन्वर्टेड एज फॉलोज। मास से मोल में कन्वर्ट करो, मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करो। ठीक है, अब एक और आता है, घनत्व की बात आती है, तो मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डेंसिटी। आप याद रखिएगा कि मैंने एक चीज बताया था कि जितना आप इसको कम करते जाओगे या फिर जितना इसमें ठूसते जाओगे डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी, मतलब कि इस टोटल वॉल्यूम के मटेरियल को इतने में कन्वर्ट कर दिया है, तो V1 ये बड़ा था और V2 ये छोटा है, तो जितना वॉल्यूम कम करोगे उतना ही डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो ये वॉल्यूम नीचे रहता है। याद रखिएगा, फार्मूला याद करने में दिक्कत होता है, इसलिए इसको बताया हूं कि अगर आपको कंफ्यूजन हो कि मास ऊपर रहता है कि वॉल्यूम ऊपर,
तो याद रखिएगा वॉल्यूम जितना कम करेंगे डेंसिटी उतना बढ़ेगी, क्योंकि चीजें सिकुड़ती जाएंगी और इसीलिए वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के। ठीक, तो इससे आपको याद पड़ेगा कि वॉल्यूम नीचे होता है। तो मुझे लगता है लेक्चर आधे घंटे का हो गया है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कल कंटिन्यू करेंगे। मैं एकदम बढ़िया से पढ़ाना चाहता हूँ, जल्दीबाजी नहीं करना चाहता हूँ, तो आप भी ध्यान से पढ़िए, मजे से पढ़िए। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगले लेक्चर में लिमिटिंग रिएजेंट्स के साथ। अच्छा, हल्का सा जान लीजिए कि ये कॉन्सेप्ट एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। आप याद रखिए कि एक दो तीन दोस्त मिलके काम करते हैं और साइकिल बनाने की कंपनी खोलते हैं। तो एक कहता है कि मैं हैंडल बनाऊंगा, एक कहता है कि मैं फ्रेम बनाऊंगा, और एक कहता है मैं पहिए बनाऊंगा, व्हील्स। तो वो कहता है एक दिन में मैं आ, वो कर लूंगा 75 साइकिल 75 फ्रेम बना दूंगा। एक कहता है 75 वो बना दूंगा, क्या कहते हैं, हैंडल्स बना दूंगा। एक कहता है मैं 75 व्हील्स भी बना दूंगा। तो एक दिन में टोटल कितने साइकिल तैयार होंगे, ये सोच के कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है ना? तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।